जैन फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लाया हूँ डीपीएसपी का थर्ड पार्ट, जो कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इसके बारे में। हमने फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के बारे में पढ़ लिया था, क्या इसके प्रावधान है। अगर आपने वीडियो देखा तो अच्छा, नहीं तो चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 42 से। हमने 41 उसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके हम उसको पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क ऑफ द मटर्निटी रिलीफ। ये आर्टिकल 42 क्या कहता है, आसानी से समझिए। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर उस पर कोई आपदा आ जाए, या कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, या कुछ उसको शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सरकार ने डीपीएसपी में ये बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उस व्यक्ति को मर्टर्निटी रिलीफ यानी कि छुट्टी मिल जाए, छुट्टी दी जाए। हाँ, वो दी नहीं जाती है, वो अलग बात है कि कुछ कुछ कंडीशन छुट्टी नहीं दी जाती है, या वो कंपनी की ऑनर या उसके बॉस पे डिपेंड करता है कि वो छुट्टी देगा कि नहीं देगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी आपदा या किसी परेशानी में है, या कोई महिला प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है, तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, और उस छुट्टी का उसको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा ये नहीं कि उसकी सैलरी आप काट देंगे। तो ये था आर्टिकल नंबर 42। होता नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि आज के जमाने में सभी लोग अपने मन की करते हैं। और ये आर्टिकल 42 के तहत आप जानते हैं डीपीएसपी में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रावधान है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? टू सिक्योर लाइफ वेजेस और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर। टू सिक्योर लाइफ वेजेस यानी कोई व्यक्ति अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसकी जो एक दिन की सैलरी है, यानी उसके जो वेजेस पे उसको रखा गया है, उसको एक अच्छा वेजेस मिले, उसकी सिक्योरिटी दे। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने का जो उसका अधिकार है उसको मिला जाए। इसका मतलब ये है, अगर मान ली कोई व्यक्ति किसी कंपनी या किसी वर्कर या कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, तो उसको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या ये नहीं है कि उसको एक जानवर की तरह काम लिया जाए कि एक काम खत्म हुआ दूसरा उसके ऊपर लाद दिया जाए। एक जो मानवता का जो अधिकार होता है उसके साथ देखा जाए। सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर इस वर्कर, अगर कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके सामाजिक और उसके सांस्कृतिक कल्चर का उसका आप सम्मान कीजिए। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे उससे आहत हो। कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो उसके अकॉर्डिंग उससे अच्छा व्यवहार किया जाए। ये था आर्टिकल नंबर 43, टू सिक्योर लाइफ वेजेस और डिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर। ये है आर्टिकल 43। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप कोई लोग समझते हो यूनिफॉर्म मतलब जो ड्रेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में यूनिफॉर्म मतलब कुछ और होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि देश में इस तरह से कानून बनाए जाए जहां वहां पे सारे धर्मों को इक्वल मान्यता मिले। यानी कि अगर किसी देश में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लगाया जाता है तो जितने भी धर्म है वो सबको बराबर माना जाता है। ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। जैसे अगर मान लिया मैं आप भारत में है, आप यहाँ की हिंदू की तादाद ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादातर लोग कहते हैं कि हिंदू सर्वोपरि है या नीचे तबके को दबाया जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर रिलीजन को एक प्रॉपर एक एजेंडा है हर रिलीजन का, और वो प्रॉपर एजेंडा से वो फॉलो कर उसको प्रोपगेट कर सकता है। इस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि नेता हमें और आपको हिंदू मुस्लिम तक के मामलों में परेशान करते हैं, लड़ाते हैं, ताकि उनका उल्लू सीधा हो सके। मैं अगर हिंदू हूँ, अगर कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम है, तो मुझे उससे वैरता क्यों नहीं हो सकती, क्यों हो सकती है? तो ये सब नेताओं का प्रोपेगेंडा है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। उनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये आप भली बात जाते हैं, और आने वाली पीढ़ियां इसको समझ रही है, क्योंकि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि माँ अगर हिंदू है तो मैं ही यहाँ सर्वोपरि हूँ, अगर मुसलमान है तो हम अपनी तादाद बढ़ाएंगे। बात यह है कि हम देश कैसे बढ़ाएंगे, ये जरूर से डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए क्या कर रहा है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे कभी आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अगर वो हिंदू है तो मुस्लिम को समझे, अगर वो मुस्लिम है तो हिंदू समझे। आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि ईसाइयों और सिखों से हमारी रिलेशन खराब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ाना किससे है, और हम लोग लड़ते हैं। तो अपने दिमाग को खोलिए, आर्टिकल्स पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, देश दुनिया के बारे में जानने की कैसे कोई नेता आपका इस्तेमाल कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उन सब चीजों को साइड में रखते हैं, हम अपने पॉलिटी चैप्टर पे आते हैं। आर्टिकल 45 क्या कहता है? तो प्रोविजन to provisions for the early child care and the education to children below the age of 6 years।
86 अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 45 ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 21 में भी है, आर्टिकल 21 में भी है, और डीपीएसपी में आपका आर्टिकल 45 में ये है कि कोई व्यक्ति अगर भारत में पैदा होता है, यानी कि कोई बच्चा अगर भारत में पैदा होता है, तो 0 से 6 साल की उम्र तक सरकार उसे फ्री एजुकेशन देगी, उसको फ्री एजुकेशन देगी। ये है आर्टिकल 45। ये हुआ था अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट 2002 में, ये हुआ गया था आर्टिकल 45। अब ये देखिए, सरकार 0 से 6 साल के बच्चों को या 6 से 14 साल के बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन देती है फ्री में प्राइमरी स्कूल्स में, उसकी कंडीशंस देख लीजिए कैसी है। अगर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो अच्छी बात है। अगर कोई प्राइमरी कॉलेज है जहाँ पे देखिए आप जाके वहाँ कितनी उसकी बदहाल स्थिति हो चुकी है। अगर आप गांव में रहते हैं, अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में देखिए, फंड ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा आता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट काम होते हैं वो एक एस्टीमेट बनाया जाता है कि पर्टिकुलर काम में के लिए कितना पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, या कितना खर्च किया जा सकता है। और वो जो पैसे का जो पैमाना था वो गुड वे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर बनाने का वो पैसा रहता है। लेकिन ये अलग बात है कि गांव के प्रधान या आसपास के जो लोग हैं या जो जिला पंचायत सदस्य हैं जो आपके आसपास हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, आपके जाके जो आपकी बातों को जाके रखते हैं, वो अलग बात है कि वो आपकी बातों को ही नहीं सुनते हैं। तो ये है हमारे आज के लोगों को सोचने का तरीका। अगर आपकी एजुकेशन आपके ऊपर हावी होगा तो आप इन लोगों को नीचे कर सकते हैं। आप जाके देखिए जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बदहाल स्थिति है, टीचर्स टाइम पे नहीं आते, मिड डे मील्स में घोटाले होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनने को पैसा आते हैं उसके घोटाले होते हैं। तो ये सब चीजें हैं आप डीपीएसपी में, और अपने दिमाग को भी खोल सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके आसपास और गवर्नमेंट क्या क्या इसका इस्तेमाल कर रही है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे का आर्टिकल 46। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटी एंड एससी एंड अदर वीकर सेक्शन। 46 क्या कहता है कि डीपीएसपी क्या कहता है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आर्टिकल 46 ये कहता है कि राज्य को या जो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रमोशन फॉर एजुकेशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट टू द एसटी एससी एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि अगर कोई वीकर सेक्शन है एसटी एससी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का या कोई अदर वीकर सेक्शन का, यानी कि कमजोर तबके का है, तो सरकार उसके एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्चे, उसकी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा पैसा खर्चे या अच्छे से अच्छा कदम उठाए। होता नहीं है, अलग बात है। ये है आर्टिकल नंबर 46, प्रमोशन फॉर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द एसटी एनएससी एंड अदर वीकर सेक्शन। अब कहा था आर्टिकल नंबर 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ड्यूटी ऑफ स्टेट, इसमें कहा गया है ड्यूटी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की ये ड्यूटी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि राज्य अपनी ड्यूटी भूल चुका है, ये अलग बात है कि राज्य अपनी ड्यूटी भूल चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिखा है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पब्लिक हेल्थ पे जो न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषण तत्व की जो खाने में पड़ते हैं उसकी लेवल को हाई करे एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अपने राज्य में रह रहे लोगों या देश में रह रहे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि उसके रहने सहने के तरीका को बढ़ाए। एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ यानी कि सरकारी अस्पतालों को और अच्छे से काम कराए और अच्छे से उसको विकसित कराए। अगर आप किसी गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश या बिहार के राज्य में है, अब मैं अलग स्टेट की बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ, तो अगर आप वहाँ के जाके गांव के अस्पताल की अगर बदहाली स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है वहाँ की। टाइम पे डॉक्टर्स नहीं आते हैं, सारे मेडिसिन नहीं होती है। कहने के लिए तो बड़े बड़े वादे करते हैं कोई भी गवर्नमेंट, या वो बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वादे ज्यादा किए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जनता, हमारे यहाँ की जनता बेवकूफ है, वो जानते हैं कि जनता बेवकूफ है। अगर आप इस सब आर्टिकल्स को पढ़े रहेंगे, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस आर्टिकल्स, हाउ कैन यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टीज? You can. No, you can't. This is the reason that you can't ask the question from your political parties or the political leaders who are promoting their manifestos in front of you. ये आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है
कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब किसी राज्य को अपने राज्य में रह रहे पशुओं की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहन सहन की व्यवस्था की जाएगी। अब यूपी गवर्नमेंट को देख लीजिए कि बूचड़खाने बंद करवाए गए, बहुत अच्छी बात है कि जो गाय की जो तस्करी थी वो बंद हो गई, लेकिन उन्होंने प्रॉपर कदम ही नहीं उठाया। गाय की जो तस्करी होती थी, जो बीफ उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसका कंट्रोल तो किया गया, लेकिन आपने उन गायों को रखने के लिए कुछ प्रावधान, तो कुछ जगह तो बनानी चाहिए आपको, आपने नहीं बनाई। और आए दिन काफी सारे हादसे होते हैं, क्योंकि जो गाय होती हैं, जो जितने भी ये जानवर हैं, वो ओपन सड़क पे घूमते हैं। तो आपने एक अच्छा काम तो किया, आपको जो अच्छा लगा आपने काम किया, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लानिंग तो होनी चाहिए, जिसमें आप विफल रहे। देखिए आर्टिकल 48 ए क्या कहता है, प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड द सफगार्ड फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। राज्य में जितने भी जंगल हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बढ़ावा जाए। क्योंकि अगर किसी राज्य में, अगर आप किसी जगह पे आप किसी राज्य में आप सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से, किसी जगह पे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी गिरती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी कहीं जगह पे जा रहे हैं जहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, अब जाहिर सी बात है आप नहीं जाएंगे। वैसे ही किसी स्टेट में अगर वहां की पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं किसी एक शांत और साफ सुथरे वातावरण में रहूं। तो हर राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य में अपने फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करे, पेड़ काटने को रोके, ज्यादा ज्यादा प्लांटेशन करे, और अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवों को बचा के रखे अपने फिर आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये था आर्टिकल नंबर 48 और ये था आर्टिकल नंबर 41 48 ए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 50 51 एंड अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 50 एंड 51। हम जानते हैं 36 टू 51 ही डीपीएस किया जाता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 49 कहता क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉर्नमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। इसका मीन्स है प्रोटेक्शन ऑफ मॉर्नमेंट, जितनी भी पुरानी पुरानी चीजें हैं उसको हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कोई प्लेस है या कोई नेशनल इंपॉर्टेंट यानी कि राष्ट्रीय धरोहर है, जैसे मान लिया लाल किला, क्या है वो राष्ट्रीय धरोहर है, एक मॉर्नमेंट है, हमारा प्रतीक है। ताजमहल क्या है, हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। हमारी जितने भी पुरानी प्रथाएं हैं वो राष्ट्रीय धरोहर है। हमारे जितने भी अलग अलग चीजें हैं जिसको हम मानते हैं हमारे देश का है, वो राष्ट्रीय धरोहर है। इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर में क्या होता है, ऐसी चीज जो राष्ट्र के इस्तेमाल में किया जाता हो, राष्ट्र के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो। लेकिन इस जमाने में क्या होता है, आप चले जाइए ताजमहल, आगरा, आगरा में ताजमहल चले जाइए, लाल किले पे चले जाइए, जितनी भी प्राचीन प्राचीन मूर्तियां हैं, मूर्ति मतलब जो मंदिरें हैं, उसके आसपास देखिए कितने लोग कूड़ा करके फेंकते हुए हैं, पान खा के थूके पड़े हैं। वो ये नहीं जानते कि उनकी राष्ट्रीय धरोहर है। ये है आज की जनता, ये है आज की जनता। तो थूकेगी राष्ट्रीय धरोहर के बगल में, लेकिन बात करेगी बहुत बड़े बड़े कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये आर्टिकल नंबर 49। अब आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग किया जाए, यानी कि नेताओं को कोर्ट से बिल्कुल अलग किया जाए। आप ये अगर आपको जानते होंगे तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल जज या कोर्ट्स के ऊपर नहीं होता है। लॉ के ऊपर आप कानून बना सकते हैं, कोई भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो लॉ बना सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। किसी ने प्रधानमंत्री के पे केस कर दिया, तो प्रधानमंत्री को उस कोर्ट द्वारा नोटिस दिया जाएगा और उनको उस कोर्ट में आना है, चाहे वो किसी की स्टेट का हो। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब गलवान वैली से पहले जो इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले मोदी जी चले गए थे कश्मीर में, और उन्होंने एक आर्मी यूनिफॉर्म पहना था जिसमें नरेंद्र मोदी यहाँ लिखा हुआ था। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अगर वो भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर आप आर्मी में नहीं है तो आप उसकी यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने पहन लिया क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील ने उनपे एक एफआईआर यानी कि आजकिया दायर कर दी कि अगर देश के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो आपको ये किसने अधिकार दी दिया कि अपने मन का जो करेंगे, जो संविधान में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और मोदी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा। ये है आर्टिकल नंबर 50 का पावर, कि अगर ऐसा ये नहीं है कि कोर्ट के ऊपर किसी जज के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए और बताया जाए कि आपको इससे फैसला सुनाना है। अगर कोर्ट ने बुलाया तो आपको आना पड़ेगा, चाहे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी तो क्यों ना हो। आर्टिकल नंबर 51 क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब अगर
अपने अंदर या अपने देश के अंदर आप इंटरनल पीस यानी कि अंदरूनी शांति बना के रखें और उसकी सिक्योरिटी बना के रखें। ये हर राज्य का या हर एक व्यक्ति का ये फर्ज होता है कि अपने देश को वो शांतिपूर्वक चलाए। तो ये था आर्टिकल नंबर हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल 41 से लेकर आपका 51 तक। हमने डीपीएसपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। हमने एक एक पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझा, एक एक आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझा, उसके डेली लाइफ में यूज समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कोई फ्रेंड है जो ये पढ़ना चाहता है, आप किसी को शेयर कर सकते हैं। हम अपने आप अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ताकि हम देखें कि हमारी क्या गलतियां हैं, हम कैसे सुधार कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी पुट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।